हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी। तो आज मैं फिर से एक बार मैराथन क्लास लेकर आई हूँ आप लोग के लिए, जो कि एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी से रिलेटेड होने वाला है। तो आज मैं एमसीक्यू नहीं बताऊंगी आप लोग को, आज डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं और उन्हें ज़्यादा डिटेल में मेरी वीडियो देखनी है, तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस भी और थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस भी इस चैनल पे। तो आइए आज की मैराथन क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? नाड़ी की सामान्य दर क्या है? नाड़ी यानी पल्स। पल्स को नाड़ी भी बोलते हैं, नस भी बोलते हैं। तो जो हमारी नसें हैं, नाड़ी है, पल्स है, वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो क्या है इसका राइट आंसर? 72 प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है, हमारी जो पल्स है, वो 1 मिनट में 72 बार बीट करती है, धड़कती है। और ये हो सकता है अप्रॉक्स में ही पूछा जाए, तो अप्रॉक्स में इसका आंसर क्या होता है? 70 से 80 बीट पर मिनट। मैं आपको साथ ही साथ इसके जैसे 2 आंसर भी बनते हैं, 3 भी बनते हैं, तो मैं उस तरह से भी आपको क्या है, इसका आंसर बताती जा रही हूँ। अप्रॉक्स में भी एमसीक्यू दे सकता है 70 से 80 बीट पर मिनट, और 60 से 50 से 60 बीट पर मिनट, 40 से 50 बीट पर मिनट, इस तरह से भी आंसर पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 70 से 80 बीट पर मिनट इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बीपी का सामान्य मान कितना होता है? जो ब्लड प्रेशर होता है उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है? तो ये होता है 120/80 mm ऑफ Hg। नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। ये जो mm ऑफ Hg है, ये क्या है? इसकी मेजरमेंट है, यूनिट है। ये इसकी यूनिट है mm ऑफ Hg। और जो ये 120 है, वो क्या होता है? हमारा सिस्टोलिक होता है, और 80 क्या हमारा डिस्टोलिक होता है। 120 को हम लोग सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं और 80 को हम लोग डिस्टोलिक बीपी बोलते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो ब्लड प्रेशर में 120 होता है, वो क्या होता है? वो क्या होता है? सिस्टोलिक होता है। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। मैं एक ही क्वेश्चन को हर बार एक नए तरीके से बताती हूँ, तो जो भी मैं अलग पॉइंट्स बताती हूँ, वो आप लोग नोट कर लीजिए, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी किससे होती है? ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा ब्लड लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन भी क्या होता है? कम होता है। तो किससे कम होता है? तो इसका राइट आंसर है एनीमिया। एनीमिया की वजह से हीमोग्लोबिन लो होता है, या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वयस्क में श्वास की सामान्य दर क्या होती है? श्वास यानी सांस जो हम लेते हैं, रिस्पायरेशन जो होता है, इंग्लिश में क्या है? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मतलब सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं रिस्पायरेशन। तो जो रिस्पायरेशन होता है, श्वास होता है, वो वयस्क में कितना होता है? यानी एक वयस्क जो है, एक एडल्ट है, 18 वर्ष से ज्यादा का जो आयु का व्यक्ति है, वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? तो क्या है इसका आंसर? 16 से 20 प्रति मिनट। यानी कोई व्यक्ति है जो 18 या से ऊपर का है, वो 1 मिनट में 16 से 20 प्रति मिनट क्या करता है? वो ब्रीथिंग लेता है, सांस लेता है। 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट। इसका प्रॉपर आंसर क्या है? अगर कोई हो सकता है पूछे, कई बार वाइवा होता है, तो उसमें क्या होता है? पूछा जाता है कि जो 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट क्या है? रिस्पायरेशन रेट का नॉर्मल रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाथ धोने की न्यूनतम अवधि क्या है? जैसे सर्जिकल में मतलब क्या है, जो हम हैंड वॉश करते हैं, एक तो नॉर्मली खाते टाइम हैंड वॉश करते हैं, वो अलग है। मेडिकल में हैंड वॉश अलग है। तो जो हैंड वॉश किया जाता है, उसके अलग स्टेप्स भी हैं, और एक उसकी क्या है, टाइमिंग भी, कि इतने मिनट या इतने सेकंड तक हमें हैंड वॉश करना चाहिए। तो जो हाथ धोने की जो मिनिमम टाइम है, वो कितनी होनी चाहिए? तो वो है 20 सेकंड। 20 सेकंड तक कम से कम हम लोग को हैंड वॉश करना चाहिए। और क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि हैंड वॉश करने के कितने स्टेप्स होते हैं? तो टोटल कितने स्टेप्स होते हैं हैंड वॉश के? तो होते हैं 7 स्टेप्स।
ये भी मैंने बता दिया, हो सकता है जो क्वेश्चन आगे आए उसमें ये भी पूछ ले जाए। लेकिन मैं क्या है उससे अलग क्वेश्चन जो जुड़ रहे हैं, बन रहे हैं, वो मैं साथ ही साथ आपको बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? जो मेडिसिन है, दवाई है, उनके पिता किन्हें कहा जाता है? तो इसका नाम है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। मतलब मेडिसिन की जो खोज है वो किन्होंने की थी? हिप्पोक्रेट्स ने की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रक्त में आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ब्लड में क्या होता है? हमारे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। ये सारी चीजें हमारे ब्लड में ही होती है। तो जो ब्लड में आरबीसी है उसका क्या काम है? तो इसका क्या आंसर होगा? ऑक्सीजन का वहन करना। यानी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या करता है? आरबीसी क्या करता है? ब्लड में जो ब्लड में आरबीसी का यही काम होता है कि वो क्या करता है? ऑक्सीजन को इनहेल करने का काम करता है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व। अब हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाए जाते हैं उसका नाम क्या है? तो वो है आयरन। और इसी की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बॉडी में। अगर हम आयरन इनटेक ना लें अच्छे से तो वो क्या होगा? आयरन की कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, और ये जो स्कर्वी होती है वो कहाँ होती है? वो गले में होती है। स्कर्वी जो है वो गले को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, टीबी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? टीबी यानी जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसके टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो आंसर क्या होगा उसका? मैनटॉक्स टेस्ट। मैनटॉक्स टेस्ट से टीबी का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ड्रेसिंग करते समय सबसे पहले किसको साफ करते हैं? जब ड्रेसिंग की जाती है तो किस एरिया को सबसे पहले साफ किया जाता है? तो वो है अंदर से बाहर। अंदर से बाहर की तरफ क्या है? उस एरिया को साफ किया जाता है। क्या बोला है? ड्रेसिंग करते समय सबसे पहले किसको साफ किया जाता है? जैसे कहीं भी वुंड है या फिर कहीं भी स्टिचिंग हो रखी है तो पहले क्या है? उस एरिया को साफ करते हुए बाहर लाएंगे, ना कि बाहर से अंदर की तरफ साफ करेंगे। क्या करना है? अंदर से बाहर की तरफ उसे ड्रेसिंग करना है, क्लीन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, अगर पेशेंट बेहोश है तो सबसे पहले क्या जांचेंगे? पेशेंट बेहोश है तो सबसे पहले क्या हम चेक करेंगे? एयरवे चेक करेंगे कि वो ब्रीथिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है। नोज के पास फिंगर रख के क्या करेंगे? पहला उसका एयर चेक करेंगे। एयरवे का मतलब क्या हो गया? सांस ले रहा है पेशेंट या नहीं, अगर कोई बेहोश है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर किसे मापा जाता है? पल्स ऑक्सीमीटर किसे मापा जाता है? तो वो है SpO2 यानी ऑक्सीजन संतृप्ति। संतृप्ति ये क्या है? इससे क्या करते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर से क्या है? ये ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। ये क्या है? एक तरह की डिवाइस। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी डिवाइस है, आप लोगों ने देखा होगा, जो कि फिंगर में लगाया जाता है। उससे पल्स क्या होता है? सॉरी, उससे ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल, वो कितना होना चाहिए? हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? तो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, फर्स्ट एड में एबीसी का क्या अर्थ है? जो फर्स्ट एड होता है उसमें एबीसी का क्या मतलब होता है? तो होता है एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन।
एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। बर्न के केस में सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब कोई पेशेंट जल जाता है तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या करना होगा? तो क्या है? ठंडे पानी से धोना। कोई भी पेशेंट थोड़ा जल जाता है तो हमें उस एरिया को क्या होता है? पहले ठंडे पानी से उसको धोना होता है, क्लीन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक मैंने जितने भी वीडियो में बताया है इसमें सबसे जो कम पूछे जाने सबसे कम पूछा गया क्वेश्चन ये है प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। लेकिन इसको क्या आपको जरूर याद रखना है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वह है क्वाशरकोर। क्वाशरकोर एक बीमारी है जो कि प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। आयोडीन डिफिशियंसी कॉजेज। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो वो है गोइटर। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर बीमारी होती है। आयोडीन किस में होता है? नमक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पल्स कहाँ महसूस की जाती है? पल्स यानी नस जो होती है, नाड़ी जो होती है, वो कहाँ महसूस की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी कौन सी होती है? जो हमारे हाथ के पास जो नस होती है जिसे डॉक्टर पकड़ के फीवर वगैरह चेक करते हैं, वो उस जो आर्टरी होती है, वो जो नस होती है, उसी को हम बोलते हैं रेडियल आर्टरी। तो यहाँ से क्या चेक किया जाता है? पल्स महसूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नवजात का पहला टीका। जब कोई बेबी बोर्न होता है, बर्थ लेता है, तो उसका पहला टीका कौन सा होता है? तो वो होता है बीसीजी, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्या है? बीसीजी टीका दिया जाता है एट बर्थ। अगर बर्थ के टाइम पे नहीं दे पाए किसी वजह से, तो ये क्या है? 1 मंथ के अंदर दिया जा सकता है। लेकिन इसका क्या है? डोज बदल दिया जाता है। जैसे जब बच्चे को जन्म के टाइम पे बीसीजी इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो जो वो 0.05 ml लगाया जाता है। और अगर उस टाइम नहीं लग पा रहा है तो इसका जो डोज है वो क्या हो जाता है? बढ़ाकर 0.1 ml कर दिया जाता है। क्वेश्चन में हो सकता है पूछ लिया जाए इस टाइप से। बर्थ के टाइम पे अगर बात करेगा तो कितना देना है? 0.05 ml। और अगर बर्थ के टाइम पे किसी वजह से नहीं बीसीजी का टीका लग पाता है तो हम क्या करते हैं? 1 महीने के अंदर लगवा सकते हैं और उसका डोज कितना होता है? 0.1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्षय रोग का कारक। अभी क्षय रोग क्या होता है? क्षय रोग बोलते हैं, टीबी को ही क्षय रोग भी बोलते हैं। तो इसका कारक क्या है? तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कारक यानी कि जो ये है क्षय रोग है, उसका होने का क्या कारण है? किस वजह से ये क्षय रोग यानी टीबी होता है? तो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। ये क्या है? माइकोबैक्टीरियम एक क्या है? बैक्टीरिया का नाम है। माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, उसके बॉडी में आ जाने से टीबी की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओ आर का फुल फॉर्म क्या है? तो ओ आर की फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेफ डिलीवरी किट का रंग कैसा होता है? सेफ डिलीवरी किट का रंग कैसा होता है? तो वो है नीला। क्या है इसका राइट आंसर? नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हैंड वॉशिंग में कितने स्टेप्स होते हैं? ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, फिर से बता देती हूँ। हैंड वॉशिंग में टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एचआईवी टेस्ट किससे होती है? एचआईवी का टेस्ट होता है वो किससे होता है? पहले तो एचआईवी की फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक तरह का वायरस है जो कि
किसी ब्लड के थ्रू या फिर सेक्सुअली कॉन्टेक्ट से ये होता है। और ये क्या है, एक तरह का वायरस है जो कि बॉडी में आ जाने से क्या होता है, एड्स की बीमारी होती है। क्या क्वेश्चन में बोला क्या है, एचआईवी टेस्ट किससे होती है? तो एचआईवी जो टेस्ट है वो एलिजा से होती है। किससे होती है? एलिजा से। एलिजा की फुल फॉर्म में बता देती हूँ आप लोगों को। क्या होती है एलिजा की? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। क्या होती है? फिर से लिख लीजिए आप लोग, ये कई बार हो सकता है इसका फुल फॉर्म ही पूछ ले एग्जाम में। ई से एंजाइम, एल से लिंक्ड, आई से इम्यूनो सॉर्बेंट, ऐसे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। आशा का फुल फॉर्म क्या है? आशा की फुल फॉर्म क्या है? तो है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि जो आशा है कितने पॉपुलेशन पे काम करती है। एक आशा जो है कितने पॉपुलेशन पे काम करती है, फिर एक आशा जो है वो कितने पॉपुलेशन को कवर करती है। तो पॉपुलेशन की बात की जाएगी तो कितना आएगा? 1000 पॉपुलेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MPW या FHW कौन होते हैं? MPW क्या है और FHW क्या है? तो ये फीमेल हेल्थ वर्कर। FHW क्या है? फीमेल हेल्थ वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। एएनएम का मुख्य कार्य क्या है? जैसा कि आप लोग एएनएम के बारे में पढ़ रहे हैं, एएनएम की जो पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया उसका एग्जाम देंगे, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। एएनएम की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दी है, और अब बाकी रह गया कि एएनएम का कार्य क्या होता है। तो एएनएम का क्या कार्य होता है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देना। मातृ यानी जो माँ होती है, माँ एवं जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की सेवा करना ही एएनएम का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। एक पीएचसी कितनी जनसंख्या को कवर करता है? अब जो एएनएम है वो क्या है, पीएचसी लेवल पर काम करती हैं, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे काम करती हैं। जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज होते हैं उन्हीं को हम पीएचसी बोलते हैं। तो जो एक पीएचसी है वो कितनी जनसंख्या को कवर करता है? तो इसका आंसर क्या है? 30,000 और 20,000। अब बात करते हैं 30,000, तो ये है प्लेन एरिया के लिए, और 20,000 होता है हिल एरिया के लिए, जो उबड़ खाबड़ जगह होती है, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे कितना होता है? 20,000। और जो प्लेन एरिया होता है, अर्बन एरिया होता है, वो उसमें होता है 30,000। यानी 30,000 की पॉपुलेशन हो जाएगी तो तब एक पीएचसी होगा, और हिली एरिया में अगर 20,000 की पॉपुलेशन है तब एक पीएचसी होगा। फिर उसके बाद 20,000 की पॉपुलेशन होगी, फिर एक पीएचसी होगा। इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे छोटा स्वास्थ्य केंद्र कौन सा होता है? तो इसका आंसर है सब सेंटर। सब सेंटर सबसे छोटा होता है, उसके बाद पीएचसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो है CLTS का क्या मतलब है? तो कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन। CLTS की फुल फॉर्म पूछिए तो कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉट्स किस बीमारी से संबंधित है? ये डॉट्स किस बीमारी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। अब मैं डॉट्स के बारे में बता देती हूँ। ये जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनमें डॉट्स कोर्स चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? डॉट कोर्स चलाया जाता है। जैसे जो टीबी के पेशेंट दवाइयाँ खाते हैं उसी को डॉट्स कहते हैं। और डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इनका टीबी वालों का एक कोर्स चलता है 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का। उसके अकॉर्डिंग मतलब बीमारी के अकॉर्डिंग इनका कोर्स चलता है। अगर कम है बैक्टीरिया वगैरह, ज़्यादा बीमारी फैली नहीं है,
तो उसमें 6 मंथ का, अगर थोड़ी सी ज़्यादा है तो 9 मंथ का, उससे ज़्यादा है तो 1 ईयर या 1.5 साल का भी टाइम लेता है। तो ये जो डोट्स थेरेपी है, डोट्स कोर्स है, ये टीबी वालों के लिए होता है। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है? तो आरसीएच की फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जेएसवाई किससे संबंधित है? जेएसवाई जो है वो किससे संबंधित है? सुरक्षित प्रसव। जेएसवाई है वो सुरक्षित प्रसव से संबंधित है। अगर जेएसवाई की फुल फॉर्म पूछी जाए एग्जाम में तो क्या बताना है? जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना जो क्या है, भारत सरकार द्वारा एक गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। किसके लिए शुरू किया गया था? गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित मातृत्व योजना है। ये एक तरह की योजना है जो गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? डिलीवरी यानी प्रसव को बढ़ावा देकर माँ और शिशु दर को कम करना। माँ और शिशु की मृत्यु दर को कम करना। ये जो जेएसवाई है ये एक तरह की योजना है जो कि माँ और शिशु की मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, जननी सुरक्षा योजना। वही उसी क्वेश्चन पे आगे हम लोग, जेएसवाई ही है तो ये कब शुरू किया गया? 2005 में। जननी सुरक्षा योजना 2005 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन कब दिया जाता है? विटामिन ए का सप्लीमेंट कब दिया जाता है? वो है उसका राइट आंसर 9 महीने पर। जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है तब विटामिन ए का सप्लीमेंट दिया जाता है। और ये क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो विटामिन ए है उसको देने का रूट क्या है? तो विटामिन ए देने का रूट क्या है? वो है ओरल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, ओआरएस का प्रयोग किस में होता है? ओआरएस का प्रयोग होता है डिहाइड्रेशन को हटाने के लिए। अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट दिया जाता है। और डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं? पानी की कमी को ही डिहाइड्रेशन कहते हैं। जैसे वॉमिटिंग या फिर लूज मोशन हो जाता है तो उसमें क्या दिया जाता है? ओआरएस दिया जाता है ताकि जो पानी निकला है उसकी कमी पूरी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, कुपोषण की पहचान कौन करता है? कुपोषण की पहचान कौन करता है? कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन। कुपोषण को हम लोग माल न्यूट्रिशन कहते हैं तो उसकी पहचान कौन करता है? एएनएम और आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गर्भवती महिलाओं को आयरन टेबलेट कब से शुरू किया जाता है? गर्भवती महिलाओं को आयरन की टेबलेट कब से दी जाती है? तो वो है दूसरी तिमाही। दूसरी तिमाही से आयरन की टेबलेट दी जाती है। टोटल कितनी तिमाही होती है? 3 तिमाही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीएनसी विजिट कितनी होती है? पीएनसी विजिट कितनी होती है? तो पीएनसी मतलब पोस्ट नेटल केयर विजिट जो होती है वो कितनी बार होती है? तो होती है 3 बार। अभी मैं रिवीजन क्लास कर रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। बाकी अगर आपको डिटेल में देखना है मेरी वीडियोस को तो फिर पिछले वीडियोस को जाके देखिए मेरे चैनल पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एएनसी विजिट न्यूनतम कितनी बार होती है? एंटीनेटल केयर विजिट कम से कम कितनी बार होती है? तो वो है 4 बार। एएनसी, पीएनसी, विटामिन्स, डिजीज और कुछ मेडिसिन्स के बारे में मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ आप लोगों को पिछले वीडियोस में।
एएनएम की अलग क्लास है और स्टाफ नर्स की अलग है। और ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप स्टाफ नर्स की वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम किससे संबंधित है? एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो वह है खून की कमी से। एनीमिया का ही मतलब क्या होता है? खून की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MMR का अर्थ क्या है? मीजल्स, मम्प्स, रुबेला का क्या अर्थ है? मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, यानी इसका दो आंसर है। MMR का क्या अर्थ है? मीजल्स, मम्प्स, रुबेला। एक फुल फॉर्म इसकी ये बनती है और दूसरी फुल फॉर्म क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। मैंने दोनों ही आंसर बता दिए आप लोगों को। अब आपको क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो इसकी क्या MMR जो है, इसकी दोनों फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और मिजल्स, मम्प्स, रुबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। IMR का क्या अर्थ है? तो IMR क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्या है? एक तरह का जो क्वेश्चन, ये उस टाइप का जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकालने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, यानी जो शिशु मृत्यु दर होती है उसका निकालने का एक फॉर्मूला आता है। तो वो सब भी मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, जाके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फैमिली प्लानिंग में प्रॉपर्टी की अवधि कितनी होती है? फैमिली प्लानिंग में प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया है अच्छे से। तो कितनी अवधि होती है? तो ये है 10 साल। ये जो प्रॉपर्टी है मिनिमम 10 साल तक के लिए होता है। सॉरी, मिनिमम तो 3 इयर्स होता है और मैक्सिमम 10 इयर्स होता है। और ये किसके लिए होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, यानी प्रेगनेंसी को आगे ना बढ़ाने या प्रेगनेंसी रोकने के लिए क्या है? प्रॉपर्टी डिवाइस लगवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीपीटी वैक्सीन किससे सुरक्षा देता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। ये क्या है? 3 बीमारी और तीनों बीमारी का क्या है? एक इंजेक्शन आता है, वैक्सीन बनता है और उससे प्रिवेंट करने के लिए डीपीटी इंजेक्शन दिया जाता है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। डिप्थीरिया क्या है? गले की बीमारी है। पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी जो होती है उसे पर्ट्यूसिस कहते हैं और वूपिंग कफ भी कहते हैं। और टेटनस। ये तीनों बीमारियों से बचाने के लिए डीपीटी का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोलियो वायरस का प्रकार। पोलियो वायरस किस प्रकार का है? तो है एंट्रोवायरस। पोलियो का जो वायरस है वो कैसा एक तरह का वायरस है? तो वो है एंटेरो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू की जाती है? ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कब की जाती है? तो इसका आंसर है जन्म के 1 घंटे के भीतर। बच्चा जन्म लेता है उसके 1 घंटे के अंदर क्या है? फीडिंग करवानी होती है, स्तनपान करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अवधि। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि कितनी होती है? 6 महीने, यानी एक माँ को क्या है? कम से कम 6 महीने क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, फीडिंग करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओआरएस में किसका मिश्रण होता है? ओआरएस किन किन चीजों को मिला के बनाया जाता है? तो इसका आंसर है सॉल्ट, शुगर और वाटर। घर में भी हम लोग ओआरएस तैयार कर सकते हैं, यानी नमक, चीनी और पानी का जो मिश्रण होता है उसी को ओआरएस कहते हैं, या ओआरएस बनाने का ही तरीका होता है। एक मार्केट वाला ओआरएस होता है, वो अलग होता है। और अगर मार्केट से नहीं ला पा रहे हैं आप लोग तो घर में भी ऐसे बना के पी सकते हैं। तो ये किससे प्रिवेंट करता है? ये डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। सॉल्ट, शुगर और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रसव के कितने स्टेज होते हैं? प्रसव यानी डिलीवरी के कितने स्टेज होते हैं? मतलब कितने स्टेज पूरे करने पे एक डिलीवरी कंप्लीट मानी जाती है? तो वो है आंसर 3। टोटल 3 स्टेज में क्या होती है? डिलीवरी की प्रोसेस पूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। फीटल हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है? यहाँ पे हार्ट रेट एक फीटल का, यानी जो
बच्चे पेट में होते हैं उनका फीटल रेट कितना होता है, हार्ट रेट? वो होता है 120 से 160 बीट पर मिनट। जब एक बच्चा यूट्रस में होता है, वॉम्ब में होता है, तो जो उसकी हार्ट बीट होती है वो होती है 120 से 160 बीट पर मिनट। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी हार्ट बीट क्या होती है, ज़्यादा होती है, 120 से 160 बीट पर मिनट। फिर जब वो पैदा होता है तो थोड़ा कम होता है, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे क्या है, ये चीज़ें कम होती चली जाती है। ब्रीथ भी और जो हार्ट रेट होती है वो भी धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। प्री एंक्लेम्सिया में बीपी कैसा होता है? प्री एक्लेम्सिया में बीपी कैसा होता है? तो इसका आंसर क्या है, बढ़ा हुआ होता है। जैसे प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, गर्भावस्था की क्या है, कॉम्प्लिकेटेड स्थिति होती है, जिसमें क्या है, हाइपरटेंशन और जो और भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको क्या है, क्षति होने के चांसेस हो जाते हैं। इस स्थिति में क्या है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो नॉर्मल होता है उससे काफी ऊपर हो जाता है। यानी नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80 नॉर्मल बीपी होता है। लेकिन जब 140 और 90 से ज्यादा हो, यानी सिस्टोलिक क्या है 140 है और डिस्टोलिक क्या है 90 है या उससे ज्यादा है, तो वो प्री इक्लेम्पसिया में आ जाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात हो रही है। अगर किसी नॉर्मल बंदे में है, जो नन प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या पुरुष नहीं मतलब महिलाएं हैं, नन प्रेग्नेंट हैं, तो अगर ऐसा है कि बीपी उनका बढ़ रहा है तो वो हाइपरटेंशन में होगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा हो रहा है तो उसे प्री इक्लेम्पसिया माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इक्लेम्पसिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका है आंसर फिट्स। जो इक्लेम्पसिया होता है उसमें क्या आते हैं, फिट्स आते हैं। फिट्स यानी दौरे जिसे बोलते हैं, दौरे, सीजर, फिट्स क्या आते हैं, दौरे आते हैं, फिट्स आते हैं। एक्लेम्पसिया क्या है, ये भी क्या है, गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक गंभीर स्थिति होती है जिसमें ब्लड प्रेशर और दौरे पड़ने लगते हैं। एक एक्लेम्पसिया होता है और एक प्री एक्लेम्पसिया होता है, दोनों ही कंडीशन अलग अलग है। प्री एक्लेम्पसिया में क्या है, सिर्फ बीपी हाई होता है। लेकिन प्री एक्लेम्पसिया में क्या है, बीपी तो हाई होता है प्लस उसके साथ फिट्स भी आते हैं, यानी दौरे वगैरह, सीजर्स वगैरह भी आते हैं। क्या है, दौरे के दौरान व्यक्ति को आमतौर पर चेहरे पर क्या होते हैं, उनकी फड़फड़ाहट सी होती है चेहरे पर, और पूरे शरीर में मांसपेशियों में क्या है, तेज संकुचन का अनुभव होता है। मुंह से झाग तक निकलने लगता है। इस टाइप के क्या होते हैं, उनमें लक्षण देखने को मिलते हैं एक एक्लेम्पसिया के पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपगार स्कोर किसके लिए होता है? अपगार स्कोर जो है वो किसके लिए होता है, तो है नवजात की जांच के लिए होता है। पिछली वीडियोस में मैंने इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अपगार की फुल फॉर्म और अपगार के बारे में पूरा, कि नवजात में कब होता है, कितना नॉर्मल होता है। पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें बता देती हूँ कि अपगार स्कोर है वो जो है नवजात शिशु का किया जाता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है, अपगार चेक किया जाता है। और कब किया जाता है ये, आमतौर पर ये 1 से 5 मिनट के बाद किया जाता है। जैसे बच्चे ने जन्म लिया उसके 1 से 5 मिनट के अंदर या उससे थोड़ी देर बाद लेना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपगार स्कोर किया जाता है। अपगार स्कोर किया जाता है 1 और 5 मिनट पर, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, 1 और 5 मिनट पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी वेजल्स होती है? तो होती है तीन, टोटल 3 वेजल्स होती हैं, जिसमें 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। आर्टरीज भी नसी होती है और वेन भी नस होती है। जो मोटी नसें होती है उसे हम आर्टरी कहते हैं, जो पतली वाली नस होती है जो हमें विजिबल होती है अच्छे से, उसे हम वेन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो, जो डॉक्टर सलाइन चढ़ाते हैं, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं,
तो उसका इंजेक्शन से जो चढ़ाया जाता है, प्रिक किया जाता है नस में, उसे वेन कहते हैं, जो विजुअलाइज होते हैं थोड़े। आर्टरी क्या होते हैं, मोटे होते हैं, उन्हें फील किया जाता है। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें कितने होते हैं टोटल? 3 वेजल्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 वेजल्स होते हैं। वेजल्स उन्हीं को कहा जाता है, जैसे आर्टरी और वेन जो है ये सारे वेजल्स हैं। और अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे प्लेसेंटा होता है एक बच्चे का, जिसे गर्भनाल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होती है, नसें होती है, आर्टरी भी होती है और वेजल्स भी होती है। तो टोटल 2 आर्टरीज होती है और एक वेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीपीएच का अर्थ, पीपीएच का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज यानी डिलीवरी के बाद अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन को हम पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीपीएच में पहली दवा कौन सी दी जाती है? पोस्टपार्टम हेमरेज में पहली दवा कौन सी दी जाती है? अगर डिलीवरी के बाद मदर को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें हम कौन सी दवाई देंगे? तो वो है ऑक्सीटोसिन। मतलब पीपीएच से बचाने के लिए हम लोग ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी की अवधि कितनी होती है? जो एक महिला है वो कितने समय के लिए प्रेग्नेंट होती है? तो उसका राइट आंसर है 40 सप्ताह। और अगर अप्रॉक्स की लगभग में अगर बात की जाए, कई बार आंसर ऐसा होता है जैसे पूछता है 38 से 40 सप्ताह, 36 से 38 सप्ताह, 40 से 42 सप्ताह, 42 से 46, इस टाइप से अगर आंसर हो तो हमें क्या आंसर करना है? 38 से 40 सप्ताह। 38 सप्ताह में और 39 या फिर 40 सप्ताह में अगर डिलीवरी होती है, तो उसे टर्म डिलीवरी ही कहते हैं। और अगर 40 सप्ताह के बाद डिलीवरी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट टर्म डिलीवरी। और अगर 38 सप्ताह से पहले डिलीवरी होती है तो उसे बोलते हैं प्री टर्म डिलीवरी। तीनों ही कंडीशन मैंने बता दी आप लोगों को, लेकिन टर्म डिलीवरी की बात की जाए तो वो होती है 38 से 40 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टर्म बेबी वेट, जब एक बेबी वेट जन्म लेता है तो उसका वेट कितना होना चाहिए? यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, टर्म। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया है, टर्म टर्म यानी जब टाइम से बच्चा पैदा होता है, यानी 38, 39 या 40 सप्ताह में एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसका नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए? 2.5 किलो या 2.5 किलो से अधिक, यानी 2.5 से 3.5 किलो के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लो बर्थ वेट, अब लो बर्थ वेट बेबी कैसा होता है? तो उसका वजन कितना होना चाहिए? लेस देन 2.5 kg, अगर 2.5 किलो से कम है। ये जो है ये लेस देन का सिंबल है, यानी 2.5 किलो से कम। अगर 2.5 किलो से कम का बच्चा है तो वो किस में काउंट होगा? लो बर्थ वेट में। 2.5 किलो से कम के बच्चे को हम बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया किसे कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है नीचे स्थित प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की भी क्या होती है? एक पोजीशन होती है, जो पोजीशन होती है या फिर एक साइड होता है कि उस साइड प्लेसेंटा है, तो कंडीशन सही मानेंगे। लेकिन क्या है इसमें, प्लेसेंटा क्या है, नीचे की तरफ है, यानी जहाँ बेबी का हेड होना चाहिए वहाँ प्लेसेंटा है, यानी सर्विक्स के पास। तो क्या होगा? प्लेसेंटा मतलब जो अपनी जगह से प्लेसेंटा हट के कहीं और चला जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। माल प्रेजेंटेशन का उदाहरण क्या है? माल प्रेजेंटेशन का क्या उदाहरण है? तो इसका है आंसर ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्टा। अगर बच्चा पेट में उल्टा है तो उसे क्या बोलते हैं? माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन क्या है कि बच्चा क्या है? उल्टा है, बच्चा सही पोजीशन में नहीं है, उस कंडीशन को हम लोग माल प्रेजेंटेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडियल पेल्विस कौन सी मानी जाती है? पेल्विस भी कई टाइप की होती है, तो जो पेल्विस आइडियल होती है डिलीवरी के लिए कौन सी होती है? तो है गायनेकोड पेल्विस। हम फीमेल में क्या होते हैं ना कि जो पेल्विस होती है वो कई टाइप की होती है, लेकिन जो डिलीवरी के लिए बेस्ट पेल्विस माना गया है वो है गायनेकोड
पेल्विस, और इसे ही क्या बोलते हैं, आइडियल पेल्विस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फंडल हाइट 20 वीक्स पर कितना होता है। फंडल हाइट 20 वीक्स पर कितना होता है, जैसे कोई महिला जब गर्भवती होती है तो उसके पेट की जो हाइट है वो बढ़ती जाती है, अ, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, उसके पेट की क्या है, यूट्रस की जो ग्रोथ होती रहती है, तो उससे हमारा जो पेट है वो बड़ा हो जाता है। तो 20 वीक्स की प्रेगनेंसी पर जो पेट की लेंथ है वो कहाँ पे जाती है, तो इसका आंसर क्या है, अम्बिलिकस तक, यानी जो हमारी नाभि होती है 20 वीक्स तक वहां पर रहती है यूट्रस की लेंथ। अम्बिलिकस यानी जो नाभि है, बेली बटन जिसको बोलते हैं, वहां तक क्या है, पेट थोड़ा बड़ा हो जाता है। 20 वीक्स की बात कर रहा है ना, 20 वीक्स तक यहाँ पे रहती है। 20 वीक का मतलब क्या, 4 मंथ। 4 मंथ नहीं, 5 मंथ होगा, 20 वीक्स की बात कर रहा है तो 5 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, कोलोस्ट्रम कब आता है। कोलोस्ट्रम कब आता है, तो जन्म के तुरंत बाद। कोलोस्ट्रम के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, क्या होता है कोलोस्ट्रम, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरी वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। सिर्फ वीडियो को ही नहीं देखना है, पढ़ना है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताती हूँ, तो मेरी बात को, मेरी आवाज को भी आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया कोलोस्ट्रम कब आता है, ये तो मैंने बता दिया, इसका आंसर जन्म के तुरंत बाद आता है। लेकिन कोलोस्ट्रम होता क्या है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ। अगर कोई मदर क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, स्तनपान करवाती है, तो उससे क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जो मदर मिल्क है वो क्या है, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी मैं इंग्लिश में बता देती हूँ, यानी इम्यूनिटी पावर को, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है मदर मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पार्टोग्राफ किसके लिए होता है। पार्टोग्राफ किसके लिए होता है, तो इसका आंसर प्रसव प्रगति की निगरानी के लिए। एक पार्टोग्राफ तैयार किया जाता है जो कि मदर के लिए होता है, कि उसकी जो जेस्टेशनल पीरियड है उसका कैसा चल रहा है, लास्ट में जो उसकी डिलीवरी होगी, प्रसव होगी, किस टाइप की होगी, मतलब उसमें माँ और बच्चे का सब कुछ देखा जाता है, कितने वीक्स हुए हैं, कितने मंथ हुए हैं, बच्चे की हार्ट बीट क्या है, बच्चे किस पोजीशंस में है, ये सारी चीजें क्या है, पार्टोग्राफ में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जे GZM किसे कहते हैं, GDM किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, यानी जिन बच्चों को मतलब पेट में ही क्या होता है, डायबिटीज देखने को मिलता है, जैसे कुछ बीमारियां हैं जो माँ के थ्रू बच्चे में भी आ जाती है, प्रेगनेंसी के ही दौरान क्या है, माँ में बच्चों में भी आ जाती है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, GDM हो गया, यानी जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो गया है, हेपेटाइटिस जैसी बीमारी हो गई, ये सारी चीजें क्या है, माँ से बच्चे में होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या है, GDM, इसी को GDM कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोलिक एसिड कब दिया जाता है। एक टेबलेट है फोलिक एसिड, यानी विटामिन B9 को हम लोग फोलिक एसिड भी कहते हैं, कब दिया जाता है, तो इसका आंसर है गर्भाधारण से पहले और पहले तिमाही में। ये विटामिन B9 जो है, यानी फोलिक एसिड जो है, वो गर्भावस्था से पहले भी दिया जाता है और गर्भावस्था के पहले 3 महीने में भी दिया जाता है। पहले इसलिए दिया जाता है, जैसे जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में डिले होता है, ये क्या करता है, फॉलिक एसिड जो है कंसेप्शन में भी हेल्प करता है।
फॉलिक एसिड टेबलेट जो है वो क्या है, कंसेप्शन में भी हेल्प करता है और बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से भी बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, किसमें हरी काली उलझन होती है? तो इसका आंसर क्या है, मेकोनियम एस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एग्जाम्पल। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के एग्जाम्पल्स बताने हैं, तो इसका आंसर क्या है, एनीमिया, बीपी और बीपी हाई, मतलब एनीमिया और बीपी हाई, ये क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, RH नेगेटिव मदर को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? RH नेगेटिव मदर मतलब जैसे किसी भी कोई भी माँ है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है, जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव, कोई भी ब्लड है लेकिन वो क्या है, नेगेटिव में है। तो उसमें क्या होता है कि जेस्टेशनल पीरियड में बेबी को भी, बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए जो RH नेगेटिव मदर होती है, उसे कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो वो है एंटी डी। उस इंजेक्शन का नाम क्या है, एंटी डी इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन क्या है, RH नेगेटिव माओ के खिलाफ दिया जाता है, ताकि शरीर में जो है RH पॉजिटिव के साथ बच्चे के खून के एंटीबॉडी बन सके। और ये आमतौर पर गर्भावस्था के 28वें सप्ताह और बच्चे के जन्म के दौरान 72 घंटे तक दिया जाता है। जिनका भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है, वो लोग ध्यान रखें, जो मैं बता रही हूँ केयरफुली सुन भी लें। जो RH नेगेटिव माँ होती हैं, उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है। RH पॉजिटिव अगर बच्चा है तो ये इंजेक्शन क्या है, RH नेगेटिव माओ के लिए दिया जाता है, ताकि शरीर में जो RH पॉजिटिव के साथ बच्चों के खून के एंटीबॉडीज बन सके। और ये कब दिया जाता है, प्रेगनेंसी के 28वें सप्ताह और बच्चे के जन्म के टाइम पे। बच्चे ने जन्म ले लिया है तो भी देना है, कब देना है, 72 घंटे के अंदर। 72 घंटे के अंदर दिया जा सकता है, यानी 3 दिन के अंदर देना होता है। और इसी प्रक्रिया को RH प्रोफिलेक्सिस भी कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होती है, उसी को RH प्रोफिलेक्सिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, न्यू बोर्न रेसिस्टेशन पहला स्टेप क्या है? तो इसका आंसर है एयरवे क्लियर करना। क्या होता है, एयरवे को क्लियर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, BCG स्कार कब बनता है? यानी BCG का हम लोग इंजेक्शन देते हैं तो उसका स्कार कब बनता है? स्कार मतलब निशान जो होते हैं। तो इसका आंसर है 6 से 12 सप्ताह में। जब BCG का इंजेक्शन दिया जाता है लेफ्ट अपर आर्म में, तो वो क्या बना देता है, एक स्कार बना देता है, वहां पे एक छोटा मोटा घाव सा हो जाता है। तो वो घाव कब देखने को मिलेगा, 6 से 12 सप्ताह में, यानी 1.5 से 2 महीने में क्या है, ये जो स्कार होता है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिजल्स का वायरस कौन सा होता है? मिजल्स जो बीमारी होती है वो वायरस की वजह से होती है, तो उस वायरस का नाम क्या है, पैरामाइक्सो वायरस। पैरामाइक्सो वायरस नाम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, विटामिन ए डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी भी से कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है। और क्या बोलते हैं, मैंने आप लोग को विटामिन के बारे में पढ़ाया और हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि जो विटामिन ए है उसका केमिकल नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वो है रेटिनॉल। यहाँ पे पूछ सकता है कि रेटिनॉल की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी, तो रेटिनॉल वर्ड देख के कंफ्यूज नहीं होना है।
रेटिनॉल का मतलब भी होता है विटामिन ए ही। तो जितने भी विटामिन हैं उसकी मैंने शॉर्ट वीडियोस भी डाली है और लॉन्ग वीडियोस भी है। उसके रासायनिक नाम होते हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्ट विटामिन ना बोल के उनके केमिकल्स नाम दे दे, जैसे रेटिनॉल की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, थायमिन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, कैल्सीफेरोल या एस्कॉर्बिक, इस टाइप से कुछ भी क्या है नाम चेंज करके जितने भी विटामिन है सबके रासायनिक नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। तो जो रेटिनॉल की कमी की वजह से बीमारी थी वो कौन सी है, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीवॉर्मिंग कितनी बार होता है, डीवॉर्मिंग कितनी बार की जाती है? तो इसका क्या है, 6 महीने में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम, पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है वो किससे प्रोटेक्ट करता है? पेंटावेलेंट वैक्सीन है जो 5 वैक्सीन को मिलाकर एक वैक्सीन तैयार करते हैं, उसी को पेंटावेलेंट बोलते हैं। यानी जो पेंटावेलेंट है इसमें 5 इंजेक्शन का मिश्रप है। तो उसका राइट आंसर क्या है, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिब। ये 5 इंजेक्शन को मिला के क्या बनाया गया है, एक पेंटावेलेंट वैक्सीन बनाया गया है। बच्चों में पेंटावेलेंट भी दिया जाता है। तो कौन सा है वो इंजेक्शन, डीपीटी तो ये हो गया, 3 इंजेक्शन तो, 3 तो ये हो गए, डीपीटी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, ये क्या है, ये क्या है, 3 इंजेक्शन है। 3 को मिला के एक बनाया गया है, डीपीटी दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी दिया जाता है और हिब इंजेक्शन दिया जाता है। ये कितने हो गए टोटल, ये 5 इंजेक्शन हो गए। इन पांचों के मिला के एक पेंटावेलेंट बनाया जाता है, जिसे सिर्फ पेंटा भी बोलते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को इंजेक्शन दिया जाता है, बच्चे को फीवर भी आ जाता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, हार्डनेस हो जाती है, इसलिए बच्चे क्या है बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो इसी इंजेक्शन को लगाते हैं तभी बच्चे ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि 5 इंजेक्शन को मिला के एक इंजेक्शन तैयार किया गया। ये होता है थोड़ा पेनफुल। ये कितने हैं टोटल, 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोल्ड चेन टेम्परेचर, कोल्ड चेन टेम्परेचर क्या है, तो क्या है वो, 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड चेन टेम्परेचर यानी जो वैक्सीन वगैरह हम लोग रखते हैं इंजेक्शन वगैरह, उसके लिए एनवायरनमेंट चाहिए होता है ठंडा। तो वो जो एनवायरनमेंट नॉर्मल कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, तो वो होता है 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैक्सीन जिसे फ्रिज नहीं करना होता है। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जिन्हें हम फ्रिज में नहीं रख सकते, तो उस वैक्सीन का क्या नाम है, वो है डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और पेंटावेलेंट। उन्हें फ्रिज में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओ आर कोड किसके लिए होता है, यानी ऑपरेटिंग रूम जो होता है कोड वो किसके लिए होता है, तो होता है वैक्सीन बेच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एम आर वैक्सीन एज, एम आर का वैक्सीन जो दिया जाता है उसका एज क्या होता है, किस एज में एम आर वैक्सीन दिया जाता है, तो वह है 9 से 12 मंथ। एम आर मतलब मिजल्स रूबेला, एम आर का मतलब क्या है, मिजल्स और रूबेला। मिजल्स रूबेला इसकी फुल फॉर्म है। तो ये वैक्सीन कब दिया जाता है, 9 से 12 महीने पे इसकी वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टीबी का टीका कब लगाया जाता है, टीबी का टीका कब लगाया जाता है, सॉरी क्या बोला, टीबी का टीका का नाम पूछा है इसमें। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्या है देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है।
तो जो टीबी का टीका है वो कौन सा होगा? बीसीजी यानी बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरिया में सबसे जरूरी क्या है? डायरिया, डायरिया यानी लूज मोशन को ही डायरिया भी बोलते हैं। तो डायरिया में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो वो है ओआरएस प्लस जिंक। ओआरएस और जिंक दिया जाता है डायरिया के पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिंक टेबलेट दिया जाता है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वो क्या है? 14 दिन में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूनेट रिस्पायरेटरी रेट, एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो रिस्पायरेटरी रेट है कितना होता है? तो इसका आंसर है 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट। यहाँ पे सांस की बात हो रही है, यहाँ पे यूनिट प्रॉपर वे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता रही हूँ तो उसको भी आप लोग सुनिए गौर से। 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइपोथर्मिया टेम्परेचर किस कंडीशन को कहते हैं? हाइपोथर्मिया टेम्परेचर। तो आंसर है लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉडी का ठंडा हो जाना ही हाइपोथर्मिया की कंडीशन में आता है। तो अगर 36.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंगारू मदर केयर किसके लिए होता है? कंगारू मदर केयर दिया जाता है तो किसको दिया जाता है? तो इसका आंसर है लो बर्थ वेट बेबी को। लो बर्थ वेट बेबी को क्या होता है? कंगारू मदर केयर दिया जाता है ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। लो बर्थ वेट बेबी को क्या है? कंगारू मदर दिया जाता है। और ये फैमिली का कोई भी मेंबर दे सकता है। जैसे कंगारू मदर केयर में क्या होता है, जो मदर है वो बच्चे को अपने चेस्ट टू चेस्ट जो दिया जाता है उसी को कंगारू मदर केयर कहते हैं। और ये फैमिली का कोई भी मेंबर दे सकता है, मदर, फादर या ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ही क्या है दे सकते हैं ताकि उससे क्या है बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोलियो ड्रॉप्स की मात्रा कितनी दी जाती है? पोलियो ड्रॉप्स की मात्रा कितनी दी जाती है? तो वो है 2 बूंद। ये तो सभी को पता होगा, 2 बूंद जिंदगी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मीजल्स रेश पहले कहाँ आता है? मीजल्स में क्या छोटे छोटे रेसेस देखने को मिलते हैं, तो रेसेस कहाँ आते हैं? रेसेस मतलब जो दाने दाने एकदम छोटे छोटे लाल लाल होते हैं, वो कहाँ देखने को मिलते हैं? तो इसका आंसर है चेहरे पर। मीजल्स में क्या है, जो रेसेस होते हैं, लाल लाल दाने होते हैं छोटे छोटे, वो चेहरे पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूटीआई में मुख्य लक्षण क्या देखने को मिलता है? यानी अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सॉरी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो उसके क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? बर्निंग यूरिनेशन। मतलब यूरिनेशन के टाइम पे क्या होती है? बर्निंग होती है, जलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्कैबिस का कारण क्या है? स्कैबिस का कारण क्या है? माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइफाइड का कारण क्या है? टाइफाइड तो पता ही है आप लोगों को, तो इसका कारण क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चिकन पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स वायरस का कारण क्या है? वेरिसोला जोस्टर। ये सारे क्या है? वायरस बैक्टीरिया हैं जिसके बॉडी में आने से क्या होती है? ये सारी बीमारियां होने लगती है। जॉन्डिस में पीलापन किसके कारण होता है? तो जॉन्डिस में जो पीलापन होता है, जॉन्डिस यानी पीलिया, पीलिया में पीलापन किसकी वजह से होता है? बिलीरुबिन के बढ़ने से। बिलीरुबिन क्या होता है? हमारे बॉडी में एक गंदा पदार्थ होता है जिसके बढ़ जाने से पीलापन आता है बॉडी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिहाइड्रेशन का मुख्य लक्षण क्या है? डिहाइड्रेशन में क्या देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है सनकेन आइज। आंखें क्या है? सनकेन टाइप की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इम्यूनाइजेशन कार्ड किसके पास रहता है? इम्यूनाइजेशन कार्ड किसके पास रहता है? तो इसका आंसर है माता के पास। जो बच्चों को इंजेक्शन वगैरह लगवाया जा रहा है, तो वो उसका जो जो भी हम इंजेक्शन दे रहे हैं, किस टाइम पे दे रहे हैं, उसमें क्या होता है, इम्यूनाइजेशन कार्ड में ही लिखा जाता है अगला इंजेक्शन कब लगना है। ये सारी चीजें कब लिखी जाती, किस में लिखी जाती है? इम्यूनाइजेशन कार्ड में ही लिखी जाती है, जो कि किसके पास होती है? वो माता के पास होती है, यानी जो बच्चे की माँ है उसके पास। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द इम्यूनाइजेशन सॉरी फुल इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं? फुल इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं? एक वर्ष तक सभी निर्धारित टीके लगना। एक वर्ष तक क्या है, सभी निर्धारित टीके लगना क्या होता है? फुल इम्यूनाइजेशन कहलाता है। अगर आज की वीडियो मेरी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है ना कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई इश्यू है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कि मेरी अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो वो सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं, कि अगली या फिर अगली वीडियो किस टाइप की चाहिए। जो एएनएम के स्टूडेंट हैं उनका कल एग्ज़ाम है, तो फिर सभी एएनएम स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।